गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं का विषय राजनीति विज्ञान में हम लोग अध्याय 8 पढ़ रहे थे, है ना, जिसमें दिया था स्थानीय स्वशासन। अध्याय 8 में स्थानीय स्वशासन हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। हम लोग यहाँ पे आए थे। देखो स्थानीय स्वशासन के क्या क्या कार्य हैं उसको। तो स्थानीय स्वशासन के अनेक कार्य हैं। शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं अनेक कार्य संपन्न करती है, जैसे है स्वास्थ्य है, शिक्षा के क्षेत्र में, सार्वजनिक सुविधा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में, न्याय आदि क्षेत्र में। तो स्थानीय संस्थाओं के कार्य व्यापक है, मतलब फैला हुआ है। ये गर्भ स्थल से शमशान तक नागरिकों की सेवा करती है ना। गर्भ से लेकर ये मरने तक, है ना, क्या करती है, नागरिकों की ये सेवा करती है। ठीक है, देखो यहाँ पे स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या क्या है। तो स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है ना। ये स्थानीय स्वशासन है, इसके अंतर्गत ये सारे आते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसमें नगरीय प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन। और नगरीय प्रशासन के अंतर्गत आता है नगर निगम, वृहद नगरीय क्षेत्र, है ना। उसके अंतर्गत फिर नगर पालिका परिषद, छोटे नगरीय शहरी क्षेत्र है, और तीसरा है नगर पंचायत संक्रमणशील क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में आएगा इसमें जिला पंचायत जिला स्तर पर, जनपद पंचायत विकास खंड स्तर पर, और ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर। ठीक है, तो भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास पंचायती राज की संकल्पना। तो देखते हैं यहाँ पे कि आधुनिक समय में, है ना, आधुनिक समय में क्या है, स्थानीय स्वशासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए, है ना। उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था। क्या था? लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था। उसने इन निकायों को बनाने की दिशा में पहलकदमी की, और उस वक्त इसे मुकामी बोर्ड कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसे? मुकामी बोर्ड। बहरहाल इस दिशा में प्रगति बड़ी धीमी गति से हो रही थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि सभी स्थानीय बोर्डों को ज़्यादा कारगर बनाने के लिए वह जरूरी कदम उठाए, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने, और सन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी यह प्रवृत्ति क्या हुई, जारी रही। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में क्या था, महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, है ना। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है। विकास की हर पहलकदमी में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए ताकि यह सफल हो, है ना। इस तरह पंचायत को सहभागी लोकतंत्र को स्थापित करने के साधन के रूप में देखा गया। दिल्ली में बैठे गवर्नर जनरल के हाथ में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की चिंताओं में यह बात भी शामिल थी। इस कारण हमारे नेताओं के लिए आज़ादी का अर्थ क्या था, एक आश्वासन था कि फैसला लेने में तथा कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल में विकेंद्रीकरण होगा। जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विकास प्रदेशों को क्या कर दिया, वहाँ पे सौंप दिया गया, है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या हुआ, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित किया, और प्रथम पंचवर्षीय योजना, है ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरंभ होने पर ग्रामों के विकास को अधिक महत्व दिया गया। इस उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1935 को, है ना, 2 अक्टूबर 1953 को सामुदायिक विकास योजना नामक एक विस्तृत कार्यक्रम आरंभ किया गया, और 2 अक्टूबर 1953 को सामुदायिक विकास योजना के सहायक कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय विस्तार सेवा नामक एक दूसरा विकास कार्यक्रम क्या किया गया, यहाँ पे लागू किया गया। यद्यपि ये दोनों ही क्या थे, कार्यक्रम ग्रामीण विकास के लिए बहुत अच्छे थे, परंतु इन्हें लागू करने वाली मिशनरी और ग्रामीण जनता के मध्य संपर्क का अभाव होने के कारण ग्रामीण जनता में उत्तरदायित्व की भावना जागृत नहीं हो सकी, और उसने अपेक्षित उत्साह प्रदर्शित नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि इन योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व सरकारी अधिकारियों के कंधों पर ही रहा, और इन अधिकारियों में क्या था, नौकरशाही के दोष होने के कारण इस योजना में भी नौकरशाही के दोष आ गए, और योजना वांछित सफलता प्राप्त न कर सकी।
अब देखेंगे यहाँ पे कि बलवंत राय मेहता समिति और पंचायती राज क्या है। तो जनता और सरकार है ना, जनता और सरकार इस योजना की सफलता से संतुष्ट नहीं थी, अतः इस योजना में सुधार की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए है ना, अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए समस्या का गहराई से अध्ययन करने और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को नया जीवन प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या किया, सन 1956 में है ना, सन 1956 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। क्या किया? एक समिति का गठन किया। इस समिति का मुख्य कार्य ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में सुझाव देना था जिसके माध्यम से ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं को ठीक प्रकार से क्या किया जा सके, यहाँ पे लागू किया जा सके। मेहता समिति द्वारा प्रस्तुत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की रूपरेखा ने ग्रामीण प्रशासन में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया। मेहता समिति ने 1957 में सुझाव दिया है ना, मेहता समिति ने क्या किया, 1957 में सुझाव दिया कि ग्रामीण विकास के कार्यों को स्थानीय लोगों के सहयोग के बिना पूरा नहीं किया जा सकता, अतः इन कार्यों को स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपा जाए और सरकारी अधिकारी ने इन प्रतिनिधियों को क्या करे, सहयोग प्रदान करे। इसी आधार पर क्या था, समिति ने संपूर्ण देश के लिए 3 स्तरीय स्वायत्त शासी स्थानीय संस्थाओं के गठन का क्या दिया, यहाँ पे सुझाव दिया। इस 3 स्तरीय व्यवस्था में ग्राम पंचायत सबसे निचली इकाई रखी गई, मध्य में पंचायती समिति और शीर्ष पर मतलब सबसे ऊपर जिला परिषद को रखी गई। इन इकाइयों का निर्वाचन द्वारा गठन और इन्हें यथासंभव स्वायत्तता प्रदान करने की बात कही गई और मेहता समिति द्वारा सुझाई गई इस 3 स्तरीय इस व्यवस्था को ही पंचायती राज कहा जाता है ना। मतलब पंचायती समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत, इन 3 को मिलकर बनता है एक पंचायती राज। ठीक है, इस प्रकार क्या था, पंचायती राज उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा ग्रामों के, गांव के है ना लोगों को अपने ग्रामों का प्रशासन तथा विकास स्वयं अपनी इच्छा तथा आवश्यकता अनुसार करने का क्या हो वहाँ पे अधिकार दिया जाता है। इस संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पंचायती राज एक ऐसा नया तरीका है जिसके माध्यम से हम बाहरी सहायता की प्रतीक्षा किए बिना अपने प्रयत्नों से ग्रामीण जीवन को सुखी बना सकते हैं। इसको किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, ग्रामीण विकास की अनुपम योजना को सभी राज्य क्या करते, राज्य सरकारों ने स्वीकार किया और थोड़े बहुत संशोधनों के साथ अपने यहाँ लागू किया। भारत में सर्वप्रथम पंचायत राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में हुई और मध्य प्रदेश में 1962 में, और पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पे क्या कर दिया गया, लागू की गई। अब देखेंगे पंचायती राज की विशेषताएं। तो मेहता समिति के अनुसार क्या था, पंचायती राज व्यवस्था में मुख्य रूप से निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला था इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर, किस पर, ग्राम पंचायत स्तर पर वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन और जिला स्तर पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था करना। दूसरा इसमें था पंचायत के सभी स्तरों पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आवश्यक रूप से समुचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना। तीसरा इसमें दिया था सभी स्तर की पंचायतों का, है ना, सभी स्तर की पंचायतों का मुख्य कार्य सामाजिक विकास होना चाहिए। चौथा इसमें दिया था न्याय पंचायतों का गठन करना, है ना, पांचवा पंचायतों के लिए आय के साधनों की समुचित व्यवस्था करना, और छठवां इसमें दिया कि ग्राम सभाओं तथा प्रवर समितियों के माध्यम से जन साधारण में इन संस्थाओं के प्रति उत्साह जागृत करना, जिससे वे क्या है, सामाजिक विकास के कार्यों में सक्रिय रूप से क्या ले सके, वो भाग ले सके, है ना। आगे हम इसे देखेंगे अशोक मेहता समिति और पंचायती राज क्या है। तो छठी लोकसभा के निर्वाचनों के पूर्व जनता पार्टी द्वारा प्रसारित घोषणा पत्र में कहा गया कि सत्ता में आने पर पार्टी व स्थानीय संस्थाओं विशेषता पंचायती राज को स्वशासन की क्या करे, आत्मनिर्भर इकाइयां बनाने का वो क्या करेगी, यहाँ पे प्रयास करेगी। इस घोषणा के अनुसार 1977 में सत्ता संभालने के पश्चात क्या हुआ, वहाँ पे जनता शासन ने इस संपूर्ण व्यवस्था पर क्या कर लिया, प्रचार करने और सरकार को अपने सुझाव देने के लिए क्या किया, वहाँ पे श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का उन्होंने क्या किया, गठन किया। इस समिति द्वारा सरकार को प्रस्तुत सिफारिशों में अग्रलिखित सिफारिशें प्रमुख थी, है ना। देखो, तो पहला इसमें क्या था, पंचायतों के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पंचायतों को अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए, है ना। दूसरा इसमें था पंचायती राज द्विस्तरीय होना चाहिए।
ग्राम पंचायत बहुत छोटी इकाई है जिसके पास साधनों का क्या है, सर्वथा अभाव रहने के कारण इसमें कार्य होना संभव नहीं होता था, इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक है। तीसरा इसमें जिले के अधिकारी जिला परिषद के नियंत्रण में रखे जाने चाहिए। इसके लिए जिला परिषदों को अधिक शक्तियाँ प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही जिलाधीश व जिले के अन्य अधिकारी सुचारू रूप से जनहितकारी कार्यों को क्या करेंगे, वहाँ पे संपादन करेंगे। चौथा इसमें देते पंचायतों का निर्वाचन राजनीतिक आधार पर होना चाहिए। ऐसा होने से पंचायतें दलीय कार्यक्रमों के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेगी और राज्य सरकारों से दलीय कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में धन भी प्राप्त हो सकेगा। ठीक है। अशोक मेहता समिति, तो अशोक मेहता की सिफारिशों पर विचार करने के लिए आयोजित किए गए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में केवल पंचायतों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों में वृद्धि करने पर ही सहमति व्यक्त की गई। पंचायतों का दलीय आधार पर निर्वाचन कराए जाने तथा पंचायतों को द्विस्तरीय बनाए जाने संबंधी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अशोक मेहता समिति के बाद डॉक्टर पी के राव समिति यानी 1985, डॉक्टर LM सिंघवी समिति, श्री P.K. यंगन समिति का गठन किया गया। इन समितियों की सिफारिशों पर पंचायती राज व्यवस्था में क्या हो गया, यहाँ पे परिवर्तन होता रहा। ठीक है।